अभी आपको एक लेटेस्ट बात बताऊं, 28 तारीख को एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एक सीधी रेखा में आ रहे हैं। ग्रह युद्ध बहुत सारे हैं, इनकम किसी की बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाली है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होने वाली है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो जल्दी ही वैनिश हो जाएगी। इस टाइम में ये करीबन 1.5 महीने का टाइम है। इस पीरियड में आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एयरप्लेन क्रैशेस और युद्ध की बहुत परिस्थितियाँ बन रही हैं। इस पीरियड में अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना हो तो भी उसको अवॉइड करें। शत्रुओं का मुख स्तंभन, उनकी बुद्धि का स्तंभन आपको विजय दिलाने में बहुत सहायक होता है। तो मुख्य रूप से माता बगलामुखी की जो पूजा होती है, आराधना होती है, साधना होती है, इससे वो सब कुछ देती है। जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं सब जाके उनकी पूजा में नतमस्तक होते हैं, चरणों में गिरते हैं वहाँ के। आजकल की जेनजी हैं वो अपने लव अफेयर्स को लेके आते हैं, जब शादी हो जाती है तो फिर शादी के मैटर्स को लेके आते हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज और करियर। पंडित जी, वेलकम ऑन एयर सर। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सब प्रभु की कृपा। पंडित जी, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है, शायद ये पॉडकास्ट लोगों को इसमें बहुत हंसी नहीं आएगी, बहुत लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगी, लेकिन उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा। मुझे ऐसा लगता है पॉडकास्ट जो ऐसा हम लोग का आज जाएगा। भगवान से यही अपेक्षा है कि लोगों को इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कुछ नया सीखने को मिले, कुछ जानने को मिले, कुछ उनकी लाइफ में चेंजेस हैं, ताकि वो अपनी लाइफ को और आगे और अच्छा लेके जा सकें। पंडित जी, आज मैं बातें करना चाहूँगा एस्ट्रोलॉजी और साइंस को कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि साइंस जहाँ तक समझ पाई है वहाँ से ऊपर हमारा धर्म है। मतलब हमारी एक सीमा है साइंस की कि हम अभी वहीं तक पहुँचे हैं, लेकिन धर्म उसके बहुत आगे तक है। जो विज्ञान है ये ज्योतिष का एक छोटा सा हिस्सा कह सकते हैं। मतलब सौरमंडल की जो गणनाएं हैं, अभी आपको एक लेटेस्ट बात बताऊं, 28 तारीख को एक ऐसा इवेंट होने जा रहा है जिसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स एक सीधी रेखा में आ रहे हैं, लीनियर होने जा रहे हैं। अगर 28 तारीख की आप उस दिन का लग्न चार्ट निकालिए, उसमें भी आपको सारे प्लैनेट्स उसी रेखा में सीधे में दिखेंगे। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऊपर हो रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हम यहाँ पे पहले ही करके बैठे हुए हैं। तो ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा हमको दिया कि हम गणनाओं के माध्यम से और जो सोलर एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिटरी एक्टिविटीज़ जो है उसको हम पहले ही काउंट कर लेते हैं और इससे हम अपनी लाइफ में चेंजेस करके ला पाते हैं। पंडित जी, क्या आगे चल के एआई रिप्लेस करेगा एस्ट्रोलॉजी को? देखिए, एआई बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन एआई वो नहीं कर सकता है जो आपका दिमाग कर सकता है। दिमाग का रेप्लिकेट हो सकता है पर दिमाग नहीं हो सकता। जैसे एआई कोडिंग में आ गया है, वीडियो ग्राफिक्स में आ गया है। एआई से आप बॉडी बना सकते हो, प्राण नहीं डाल सकते। आपके अंदर जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो सोच है, वो एआई सोच नहीं सकता है। एआई कैलकुलेट कर सकता है, एआई एज्यूम कर सकता है, बट सोच नहीं सकता। तो एआई बहुत कुछ कर सकता है, बट अगर हम एग्जैक्टली बोलें तो एक ही पॉइंट पे सारे एस्पेक्ट पे सारे एस्पेक्ट पे नज़र डालना और उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना ये तो पॉसिबल है। लेकिन जो भगवत कृपा से आता है, जो ऊपर ईश्वर की, प्रभु की प्रेरणा से जो आता है, वो एआई के पास नहीं आ सकता है। एक ज्योतिषी बनने के लिए आपके ग्रहों की उचित स्थिति बहुत ज़रूरी है। आपका बुध अच्छा होना चाहिए, आपका जुपिटर बृहस्पति अच्छा होना चाहिए, आपका सूर्य अच्छा होना चाहिए, आपका केतु अच्छा होना चाहिए। जब इन सारे प्लैनेट्स की एक आपके ऊपर कृपा आती है तब जाके कहीं आप ज्योतिषी बन पाते हैं। तो एआई के साथ ये सब तो नहीं है ना। एआई वही करेगा जो उसको सिखाया गया, जो उसके कोड में डाला गया, जो उसको फीड करा गया, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। 2026 कैसा जाएगा इस बार का? 2026 बहुत अच्छा साल नहीं है। 2025 से ज़्यादा बुरे हालात इस बार हैं। ऐसा क्यों? विश्व में आपको जगह जगह युद्ध की परिस्थितियाँ दिखेंगी। गृह युद्ध बहुत सारे हैं, इनकम किसी की बहुत ज़्यादा हाई नहीं होने वाली है, जो
वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्लो डाउन होने वाली है। और जैसा कि अच्युतानंद जी महाराज ने अपनी पुस्तक भविष्य मालिका में लिखा है, उसकी भी सिम्टम्स दिख रहे हैं कि विश्व युद्ध की संभावनाएं बहुत तेज़ी से होने वाली हैं और एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो जल्दी ही वैनिश हो जाएगी। कोई उपाय है इसको बैलेंस करने का? बस एक ही काम, भगवत शरण में बने रहो। प्रभु की कृपा पाने के लिए आप उनकी पूजा, नाम जप, जो कुछ आप कर सको मन से, आप बस वो उनके शरण में आप लगे रहो, दैट इज़ सफिशिएंट। मतलब हम लोग रेडी रहें, कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। आपको बहुत सारी हिडन चीज़ें जो पॉलिटिकली चल रही हैं आपको नहीं दिख रही हैं, दिख कुछ और रहा है, हो कुछ और रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। अभी जो 28 फरवरी से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, इसमें मंगल के साथ राहु आ रहा है, अंगारक योग बन रहा है। इस टाइम में ये करीबन 1.5 महीने का टाइम है। इस पीरियड में आप ये समझ लीजिए कि बहुत सारे एयरप्लेन क्रैशेस और युद्ध की बहुत परिस्थितियाँ बन रही हैं। इस पीरियड में अगर कहीं बाहर ट्रैवल करना हो तो भी उसको अवॉइड करें कि कहीं फ़ॉरेन जाना है या फ़्लाइट से कहीं जाना है, कुछ मतलब मैक्सिमम अभी सोच के चलिए कि फ़्लाइट का आप टूर ना करें। और वैसे भी लोकल में भी अगर आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो आप बहुत सतर्क होकर जाएं, क्योंकि एक्सीडेंट की चांसेस और बाहर युद्ध के चांसेस बढ़ रहे हैं। पंडित जी, लड़के और लड़कियों की कुंडली मिलाई जाती है शादियों के लिए, लेकिन आज के टाइम ऐसा आ गया कि सास बहू की कुंडली सास बहू की कुंडली हालांकि अभी तक मैंने कोई नहीं मिलाई है। हाँ, उनकी कुंडली का मतलब है कि उनके ट्यूनिंग मिल जानी चाहिए। कुंडली मिले ना मिले, ट्यूनिंग मिलनी चाहिए। तो इसलिए आजकल जो भी रिश्ते होते हैं, मैं देखता हूँ कि बहू और सास में पहले ही से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, ताकि वो लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग बना लें कि आगे उनका रिलेशन कितना हेल्दी रहने वाला है। तो कुंडली तो खैर नहीं, लेकिन हाँ ट्यूनिंग ज़रूर मिलाई जाती है। और आजकल लोग को कुंडलियाँ मैनिपुलेट भी करवाते हैं। हाँ करवाते हैं, लेकिन ये गलत है, ये अनुचित है। होता क्या है कि आपने पहले से अपना वर निश्चित कर लिया, आपने अपने लिए पहले से वधू निश्चित कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे शादी इसी से करनी है। जब डिसीजन लिया था तब आपने कुंडली मेकिंग नहीं कराई थी, कुंडली मैचिंग नहीं कराई थी। बट जब आपने फाइनलाइज कर लिया कि अब शादी इसी से करनी है, तो अब दुनिया वाले कुछ ये कहना कहें कि कुंडली नहीं मिली ये इसलिए, तो बस उनको सेटिस्फाई करने के लिए लोग अपनी कुंडली को मैनिपुलेट करा के और पूछ लेते हैं। और वो कुंडली मैनिपुलेट करनी नहीं चाहिए। एक्चुअलिटी यही है, आपकी जो भी रिपोर्ट आए वो फेयर होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। पंडित जी, कामाख्या देवी कहाँ विराजमान है? नीलांचल पर्वत, गुवाहाटी, आसाम। आसाम में जो नीलांचल पर्वत है वहाँ पे माँ कामाख्या का स्थान है। माँ कामाख्या के साथ साथ 10 महाविद्याओं का भी स्थान है और बहुत बहुत अच्छी जगह है। एक बार आप घूम के आइए, मज़ा आ जाएगा। मतलब आप जैसे में आप गर्भगृह में घुसेंगे माता रानी के, वहाँ पे कुछ नहीं आपको दिखेगा, सिर्फ एक दीपक का प्रकाश होता है। दिन की बाहर की रोशनी भी बहुत कम जा पाती है, दीपक के प्रकाश में ही आपको माता रानी का वो एरिया दिखेगा और यू विल फील द एनर्जी देयर, डिवाइन एनर्जी। और बंगलामुखी कहाँ कहाँ विराजमान है? देखिए, माता बगलामुखी के मुख्य जो प्रसिद्ध स्थान हैं, एक तो पीताम्बरा माई दतिया में है और एक उनका स्थान माँ का नलखेड़ा में है। और बंगलामुखी को लोग क्यों पूछते हैं सबसे ज़्यादा? बगलामुखी माँ जो है शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराने में आपकी सहायता करती हैं। शत्रुहंता उनका जो मुख्य बीज मंत्र है, जो ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदिष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम किलय विद्यम विनाशय, ऐसे करके है। तो शत्रुओं का मुख स्तंभन, उनकी बुद्धि का स्तंभन आपको विजय दिलाने में बहुत सहायक होता है। तो मुख्य रूप से माता बगलामुखी की जो पूजा होती है, आराधना होती है, साधना होती है, वैसे वो सब कुछ देती हैं। क्या पॉलिटिशियन भी पूजा करते हैं? बिल्कुल, जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं सब जाके उनकी पूजा में नतमस्तक होते हैं, चरणों में गिरते हैं वहाँ के। एक टाइम पे मतलब जिस समय आप इलेक्शन होते हैं, आप देखोगे वहाँ पीताम्बरा में, बगलामुखी दतिया में जाके देखो आप, लाइन लगती है फॉर्च्यूनर्स की। जितने पॉलिटिशियंस हैं मोस्टली फॉर्च्यूनर से ही चलते हैं। आप देखोगे जाके लाइन लगती है वहाँ पे, बहुत सिद्ध स्थान है। और सिद्धाश्रम पहुंचने के बाद क्या होता है? सिद्धाश्रम पहुँचने के बाद देखिए, सिद्धाश्रम
मैं गया नहीं, और सुना है कि सशरीर जल्दी जल्दी कोई पहुंचता नहीं। वो संत महापुरुष जो कि परम सिद्ध हो जाते हैं, वो लोग योग बल द्वारा सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। मतलब विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एंटर इन द सिद्धाश्रम। वो एक ऐसा बॉर्डर है जहाँ पे आप इंडिया चाइना के बॉर्डर पे वो जगह है। चाइना की फ़ौज ने एक बार वहाँ घुसने की कोशिश भी करी, बट वहाँ जाके सबके सारे गैजेट्स ख़राब हो जाते हैं, चीज़ें काम नहीं करती हैं। तो वो एक हाई मैग्नीट्यूड वाला एरिया है। सिद्धाश्रम के बारे में लोग थोड़ा कम जानते हैं, क्या इतना आसान नहीं है वहाँ पहुँचना? मैंने आपको बताया ना कि शरीर विद बॉडी व्यक्ति को वहाँ पहुँचना इतना डिफ़िकल्ट है, मतलब पहुँच ही नहीं सकता। वो जिसने हज़ारों साल तपस्या, सैकड़ों साल कम से कम तपस्या करी हो, वो सिद्धाश्रम में पहुँचने का उसको रास्ता मिलता है, वो पहुँच पाता है। सामान्य व्यक्ति पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ की दुनिया एक मतलब वो इनविजिबल एरिया है वो जगह, वहाँ हैं सब लोग, बट आप जाओगे तो आप पहली बात तो उस एरिया में एंटर ही नहीं कर पाओगे। बाय द वे आप इंटर भी करके तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, यू विल कम बैक अगेन, वहाँ कुछ दिखेगा ही नहीं। तो वो कंडीशन है। और पंडित जी, निधि वन में क्या आज भी कृष्ण जी और राधा जी आते हैं? हाँ बिल्कुल, निधि वन में राधा कृष्ण आज भी आते हैं। निधि वन आप जब जाएंगे तो दिन में वो सबके लिए खुलता है, सब लोग जाते हैं, बट शाम को सूर्यास्त के समय राधा रानी का जो कमरा है उसको सजाया जाता है, बिस्तर सजाया जाता है, पान रखे जाते हैं, भोग रखा जाता है, श्रृंगार का सामान रखा जाता है, और 7 ताले बंद किए जाते हैं। 7 ताले? सुबह जब आकर के पुजारी जी वहाँ के ताला खोलते हैं तो 7 तालों के अंदर वो बिस्तर सिकुड़े हुए होते हैं, जैसे किसी ने यूज़ करा हो, पान चबे हुए होते हैं, भोग खाया हुआ होता है, और जो श्रृंगार का सामान है वो भी बिखरा हुआ होता है। ऐसा माना जाता है कि निधि वन में रात में जितने भी वहाँ की लताएं वृक्ष हैं वो शरीर धारण कर लेते हैं, वो सब गोपियाँ हैं। कृष्ण स्वयं आते हैं, राधा रानी के साथ रात में वहाँ रास करते हैं। इनफैक्ट जो लोग निधिवन के आसपास रहते हैं और उन्होंने ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए हैं और वहाँ से निधिवन साफ दिखता है, तो लोगों ने अपनी खिड़कियों को ब्लैक पेंट करा लिया है। दिन में खिड़कियाँ खोलते हैं लेकिन रात में खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, पर्दे डाल देते हैं। नोबडी डेयर्स टू सी दैट प्लेस। उस जगह पे कोई देखने की हिम्मत नहीं कर पाता। बल्कि आप ये समझ लो कि मनुष्यों की कौन कहे, जो पशु पक्षी हैं, बंदर हैं, वो तो सब जगह अवेलेबल है, बट जैसे ही सूर्यास्त होता है बंदर पक्षी सभी निधिवन छोड़ देते हैं। वहाँ की पूरी जो मिट्टी है वो बालू की है, कोई दूसरी घास नहीं उगती, जितने सिर्फ पौधे वहाँ पे हैं बस उतने ही हैं। इनफैक्ट अगर कोई वहाँ पे रात में रुक जाए तो अगले दिन वो किसी को कुछ बताने की कंडीशन में रहता नहीं कि वहाँ बता दे कि रात में इसने क्या देखा। कुछ लोगों ने मतलब यूँ ही बताया, ऐसा माना जाता है कि एक परम शक्ति पुंज रात में प्रकट होता है, एक अनोखी सी लाइट आती है वहाँ पे, और इसके बाद फिर रास होता है। जो बहुत सिद्ध संत हैं वो अगर उसकी बाउंड्री के पास जाके बैठ जाएं तो उनको अंदर से म्यूज़िक, पायलों की झनकार और संगीत सब सुनाई पड़ता है, बट देखने की क्षमता किसी कहते हैं जो जाते हैं वहाँ पर दोबारा उनको कुछ बताने लायक नहीं होते हैं वो लोग। हाँ बिल्कुल, वो वही बात है ना कि एक 100 वाट के बल्ब में आप 11,000 वोल्ट का बल्ब करंट सप्लाई कर दो तो क्या होगा, चिथड़े उड़ जाएंगे। तो ये हमारा शरीर, ये तो 5 आधा वाट का बल्ब है, वो 11,000 करोड़ वाट का वो एनर्जी है। देख के ही आदमी का सब खराब हो जाता है, सिस्टम डिफ्यूज हो जाता है, तो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं उज्जैन महाकाल में कोई भी मंदिर के सामने से घोड़े पे सवार होकर नहीं जाता है, हाँ ये परंपरा है। ऐसा क्यों? उज्जैन के राजा जो हैं वो महाकाल हैं। महाकाल के अलावा उज्जैन में कोई राजा हो नहीं सकता। यदि कोई राजा बन के वहाँ रुकना चाहे तो वो रात उसकी पार नहीं होगी। आज भी उज्जैन में कोई राजा नहीं रुकता, इवन पॉलिटिशियन भी? कोई भी नहीं। जो राजा है वो वहाँ पे रुकेगा नहीं। महाकाल के मंदिर के सामने कोई घोड़ी पे या घोड़े पे बैठ के निकलता नहीं, क्योंकि वो वहाँ के राजा महाकाल हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। शनि की महादशा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? शनिदेव कौन है? शनिदेव नवग्रहों में से एक हैं, भगवान सूर्य के पुत्र हैं,
लेकिन भगवान सूर्य से उनकी कुछ टेंशन है। महादेव के शिष्य हैं और ग्रहों में सबसे धीमे चलने वाले हैं। तो शनिदेव की जब महादशा या साढ़े साती आती है, उस समय आदमी को नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। एक्चुअली कष्ट क्यों होते हैं, थोड़ा सा समझा दूं आपको। तो शनिदेव का काम है, वो जो कि न्याय के देवता है, दंडाधिकारी हैं, तो आदमी को दंड देते हैं उस हर काम के लिए जो उसने गलत कर रखा हो, और पारितोषिक भी देते हैं वो उसने जितने काम अच्छे कर रखे हों। तो शनिदेव की कृपा पाने के लिए पहली बात तो ये है कि अगर किसी को शनिदेव परेशान कर रहे हो तो सबसे पहला काम तो उसको ये करना चाहिए कि लेबर्स को, अपने स्टाफ को परेशान ना करे, गालियाँ ना बके, अब्यूजिंग हैरेसमेंट ना करे। दूसरी बात, हनुमान जी की पूजा करे, क्योंकि हनुमान जी ने शनिदेव को कई बार बचाया। तो हनुमान जी की कृपा मानते हैं शनिदेव, इसलिए हनुमान जी की शरण में अगर आप चले जाए तो शनिदेव आपको परेशान नहीं करते। तीसरा, महादेव की शरण में चले जाए, उनकी पूजा आराधना आप ठीक से करने लगें तो शनिदेव परेशान नहीं करते। और चौथा, स्वयं अगर आप शनिदेव की ही पूजा करने लगें तो भी शनिदेव थोड़ा कम परेशान करते हैं। शनि अगर स्ट्रांग है तो क्या चेंजेस आते हैं लाइफ में, अगर वीक है तो क्या चेंजेस होते हैं? देखिए, शनि अगर आपका स्ट्रांग है तो डेफिनेटली यू विल हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस। और शनि अगर आपके स्ट्रांग हैं तो आप जजमेंट बहुत अच्छा करेंगे। शनि अगर स्ट्रांग हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, आप टेक्निकल फील्ड में जाएं, आप जुडिशरी में जाएं। अगर शनि कमज़ोर हैं पैरेलली तो शनि आपको बहुत आलसी बना देते हैं। उस आलस की वजह से आपकी लाइफ के बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं हो पाते। शनि अगर कमज़ोर हैं, आपको हार्म कर रहे हैं, तो आपके पैरों में तकलीफ दे देते हैं। तो बाकी चार्ट पे डिपेंड करता है कि शनि देव की प्लेसमेंट कहाँ पे, किस हाउस में है और कितने डिग्री के हैं। तो इसलिए एग्जैक्टली ये बोलना कि शनिदेव अच्छे कब है खराब कब है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हाँ, अगर शनिदेव किसी को अच्छा रिजल्ट देंगे तो उसको रंग से राजा बनाने में उनको समय नहीं लगता, और अगर बुरे रिजल्ट दे रहे तो राजा को कब वो फकीर बना देंगे भगवानी वाले पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। क्या हाथ की रेखाएं भी वक्त के साथ बदलती हैं? बिल्कुल, जैसे आप काम करते हैं, आप किसी बच्चे को देखिएगा, ये हाथ में ये जो रेखा है, ये रेखा है, इट इज़ कॉल्ड स्टडी लाइन। ये जितनी लंबी हो, जितनी साफ हो, क्लियर हो, उतना ही अच्छा है। अब अगर आप किसी को पेन पकड़ाइए और उसको बोलिए लिखो और बिठा के उसको लिखाइए, तो ये जो लाइनें धीरे 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 और गाढ़ी होती जाएगी, लंबी होती जाएगी। इट मीन्स कि आप जो काम करते हैं, जैसे जो लोग लेबर का काम करते हैं, ईंटे गिट्टी का काम करते हैं, दिन भर वजन उठाते हैं, उनके हाथों में यहाँ पे ये मोटे मोटे स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, जो बाइकिंग ज़्यादा करते हैं, स्पॉट ज़्यादा हो जाते हैं, ये पर्वत डिस्टर्ब होने लगते हैं। तो जैसे आप काम कर रहे हो उस हिसाब से आपकी रेखाएं समय के हिसाब से बदल जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि रेखाओं के भरोसे भविष्य का आकलन करना बहुत सही नहीं होता। ये कई बार रेखाएं बदल जाने के बाद फिर रिजल्ट अलग हो जाता है। जैसे मैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, जितने भी ग्रह हैं उन सबकी बात करूं, जब इंसान इस दुनिया में पैदा होता है तो उस ग्रहों का इंसान की लाइफ में क्या बदलाव होता है? आप जिस समय देखेंगे, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो जिस जगह पैदा हुआ, जिस समय पैदा हुआ, उस समय उस जगह पर प्लानिटरी पोजीशन क्या थी, उस प्लानिटरी पोजीशन को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम ज्योतिषी गणना के हिसाब से उसमें दिन तारीख समय लिख के उसको हमने लिख लिया और देख लिया, एक लग्न चक्र बनाया और लिख लिया कि कहाँ पे क्या क्या बैठा है। सैटेलाइट इमेज भी अगर देखें तो उस टाइम पे प्लानिटरी पोजीशन वही मिलेगी, और उसी के अनुसार हमें जज कर पाते हैं कि इस आदमी की बॉडी कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, ये कैसा दिखता होगा, क्या नेचर, बिहेवियर और हैबिट्स क्या होंगी इसकी। पूरे लाइफ का प्रोडिक्शन हम वहीं से कर लेते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जिस वक्त आप जिस जगह पर पैदा हुए वहाँ पर वो कैलकुलेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। टेक्निकली बात करूँ तो प्लानिटरी पोजीशन की वजह से ही जो वहाँ से ग्रहों की आने वाली लाइट है वो हमारे शरीर की कुंडलिनियों पर अपना प्रभाव डालती है। कुंडलिनी मतलब चक्र, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक, चक्र, बॉडी 7 चक्र जो होते हैं सहस्त्रार तक, वो इन चक्रों की साइज, चक्रों की फंक्शनिंग, ये
जब बच्चा पैदा हुआ उस समय पर उस जगह पर कितने डिग्री से कौन सा प्लैनेट अपना लाइट भेज रहा था, इस पर निर्भर करता है। आप देखोगे साउथ जोन में अगर आप जाओ तो मोस्टली लोग थोड़ा सा डीप, हाँ। हाँ, रिच कलर के लोग मिलेंगे, ठीक है। अगर आप नॉर्दर्न जोन में जाओ तो आपको देखोगे आदमी की धीरे धीरे आंखें छोटी होती हैं, चाइना में और जापान में और अपने भी उत्तर भारत में और अरुणाचल वगैरह में आदमी की आंखें छोटी हो जाती हैं। तो जस्ट बिकॉज उस जगह पर प्लैनेट की जो लाइट आती है वो उस हिसाब की आती है कि उसकी आंखें छोटी होनी चाहिए, आदमी की हाइट कम होनी चाहिए, या आदमी लंबा होना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ के आदमी बहुत लंबे चौड़े मिलेंगे आपको। तो वहाँ का जो रिहैबिटेट है, जो जगह है, जलवायु है, उसके हिसाब से भी बॉडी का कंस्ट्रक्शन, तो वो जो जलवायु है देखा जाए तो बेसिकली प्लैनेट्स का जैसा वहाँ पे वो आ रहा है, लाइट आ रही है, उसके हिसाब से ही है। अब अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव थोड़ा कम है, ठंड ज़्यादा रहती है। वेस्ट इंडीज़ में ज़्यादा है, धूप ज़्यादा रहती है, गर्मी ज़्यादा रहती है, लोग काले हो जाते हैं। तो ये ग्रहों का ही पूरा चक्र है, ग्रहों का ही पूरा खेल है। और पंडित जी, पहले के ज़माने में शादियाँ कैसे होती थी, प्रोसेस क्या होता था? भाई पहले के ज़माने में तो एक पंडित जी को नियुक्त किया जाता था, या आपने किसी मान्य को नियुक्त, या किसी अपने घर के समझदार व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था कि आप जाइए, बेटिया बड़ी हो गई, इसके लिए कोई लड़का देखा जाए। तो अब लड़का देखने के लिए वो व्यक्ति कहीं गया, उसने कोई लड़का देखा, कोई अच्छा वर समझ में आ गया, तो वर के घर में वो जाके मोटी मोटी पूरी भूमिका बताया है कि उस व्यक्ति का घर है, उसकी बेटी है, इतने साल की है, रंग रूप ऐसा है, ये करना आता है, और ये स्तर का व्यक्ति है, और आप अपने बेटे का विवाह वहाँ कर सकते हो। तो आदमी अपनी स्वीकृति सहमति बताता था कि भाई ठीक है, आप देख लो, अगर आपको सही लगता है तो करते हैं। उस व्यक्ति के पास से प्रस्ताव लेकर के जो बुद्धिमान व्यक्ति गया था वो लौट के आता है, लड़की वाले को बताता है कि भाई हम तुम्हारी वहाँ बात कर रहे हैं, अब तुम एक काम करो, तुम चलो और देखो चल के, और समझो तो रिश्ता पक्का कर लो। तो यहाँ से अपने कुछ घनिष्ठ लोगों को साथ में लेकर के, कुछ फल फूल मेवा मिठाई लेकर के, और वर के यहाँ पहुँचे, लड़के के यहाँ, और वहाँ जाके लड़का देखा, लड़की का घर देखा, वर देखा, पद प्रतिष्ठा सम्मान देखा, सामाजिक जो भी है थोड़ी जानकारी तो पहले ही हो गई थी। सारी जानकारियाँ इकट्ठी होने के बाद जब पहुँचे तो वहाँ जाके वर की इच्छा पूछ करके उसको वर इच्छा कर दिया। फिर वहाँ से वर पक्ष से कुछ महिलाएं विशेष रूप से आती थी कन्या वालों के यहाँ, और कन्या से मिले जुले, देखा समझा, सब कुछ सारी चीज़ें फाइनल करके कन्या की गोद भर दी। आपको क्या लगता है, बाल विवाह ठीक था? मेरे हिसाब से ठीक था। जो आज इतना हौश पौश चल रहा है ना, वो लिव इन में रहना और दुनिया भर के तमाम सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आजकल लड़कियां कहती कि हमारी स्वतंत्रता की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता, हमें फ्रीडम ऑफ लिविंग चाहिए, इंडिपेंडेंसी चाहिए, बट इसकी वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ रहा है। लड़कियों की खुद की जो ना पर्सनल लाइफ है वो सिक्योर नहीं रह गई है। पहले क्या होता था कि एक ही व्यक्ति से शादी करनी है, उसी के साथ फिजिकल रिलेशंस भी होने चाहिए, तो उन्होंने वो व्यक्ति पहले ही ढूंढ दिया 12, 13, 14 साल की उम्र में कि ये बंदा हमारे लिए परफेक्ट है और ये हमारे फ्यूचर है, प्री डिसाइडेड हो गया। अब वो अपने फ्यूचर को लेके निश्चिंत हो गया कि हमें कहीं और जाना नहीं है, अब जो करना है हमें अपने जीवन में उन्नति के लिए करना है। आज की डेट में क्या है, आदमी पहले अपना फ्यूचर देख रहा है, शादी वादी तो सब बात की बात है, बाद में शादीशुदा ज़िंदगी में इतने क्लैशेस आते हैं कि वो आए दिन वो मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, डिवोर्स की कंडीशन आ रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। तो अब ठीक नहीं है। पहले का जो सिस्टम ठीक था कि, तो इसका मिसयूज़ नहीं होगा फिर, ऐसा लगता है आपको? क्यों मिसयूज़ होगा? जो सिस्टम में अगर सिस्टमेटिक चला जाए तो मिसयूज़ नहीं है। बचपन में शादी, मतलब 14-15 साल में शादी हो जाना, और फिर लेकिन विदाई होना कब? जब वो मैच्योर हो जाए, अपनी उसकी सारी चीज़ें पूरी हो जाएं, तब विदाई हो जाए। कम से कम उसका अलॉटमेंट तो हो गया। आज को लोग आते हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग आते हैं कि पंडित जी मेरा 7 साल से रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था, ब्रेकअप हो गया, छोड़ के चली गई, या छोड़ के चला गया, मुझे धोखा दे के चला गया। फिर वो कंडीशन तो नहीं होगी ना कि जो था रिलेशन वो कंटिन्यू है, छोड़ने की ऑप्शन ही नहीं है हमारे यहाँ। तो जी पंडित जी, धर्म क्या है? जो वो हर एक काम जो प्रभु को अच्छा लगे, आपका हृदय कहे कि ये ठीक है, दिमाग नहीं, जो दिल कहे
ये ठीक है, और उससे किसी और को कष्ट ना हो, वो धर्म है। क्या आपने पूरी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है अब तक? कोई नहीं पढ़ सकता। क्या आपने पूरी मैथ्स पढ़ी है? क्या आपने पूरी फिजिक्स पढ़ी है? नहीं। कोई नहीं पढ़ सकता ना। ये अनंत है। ABCD से स्टार्टिंग होती है इंग्लिश की, और कहाँ तक चली जाती है पता नहीं। मतलब नोबडी कैन से कि हाँ मैंने पूरा पढ़ लिया। पूरी आप ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ले तो कोई और डिक्शनरी बच जाएगी। तो नॉलेज इज़ एंडलेस। आप कोई नहीं कह सकता कि ये कहाँ तक लेकिन कोई तो होगा, किसी ने तो पढ़ा होगा पूरा ना। अब जिन्होंने इसका उद्भव किया, भगवान भोलेनाथ, जहाँ से प्रकट हुई ज्योतिष, उनको तो आती है, उनको तो खैर सब पता है, त्रिकालदर्शी हैं। बट ये कहा जाए कि उस व्यक्ति को पूरी आती है, खासतौर से आज के टाइम पे, तो ऐसा कोई नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग कैलकुलेशन है, अपने अपने प्रेडिक्शन है, अपना अपना तरीका है। कुछ अपने नए नए फॉर्मूलेज हर आदमी निकालता है। कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि चेहरा देख के सब कुछ बताता है, कोई कोई होता है हाथ देख के सब बताता है। सबकी अपनी अलग अलग नॉलेज है। वी कांट से कि ज्योतिष पूरी आती, किसी को नहीं आती। आपके पास ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आते हैं? मैरिज को लेके, फाइनेंस को लेके, कि पर्सनल लाइफ को लेके? मेरे पास बेसिकली जो आजकल की जेंजी हैं, वो अपने लव अफेयर्स को लेके आते हैं। जब शादी हो जाती है तो फिर शादी के मैटर्स को लेके आते हैं। इसके अलावा हेल्थ इश्यूज़ और करियर, ये प्राइम क्वेश्चन है मेरे पास जो आते हैं। फाइनेंस और करियर एक ही बात है, तो फाइनेंस और करियर और लव इश्यूज़, रिलेशन इश्यूज़ और हेल्थ। पंडित जी, जब सब कुछ लिखा हुआ है फिर भी इंसान परेशान क्यों है? हाँ, जो पूर्व जन्म के संचित कर्म हैं, वो पुण्य हो या पाप, उनका फल भी तो हमको भोगना है। हम जब पैदा हुए तो हम कहाँ पैदा हुए, ये निर्धारित हुआ हमारे पूर्व जन्म के कर्म से। तो पूर्व जन्म के कर्मों का जो फल है वो हमको इस जीवन में भुगतना है। कोई बच्चा बहुत गरीब घर में पैदा होता है, कोई बच्चा बहुत अमीर घर में पैदा होता है, एट द सेम टाइम सेम मोमेंट, और उसको फैसिलिटीज़ अलग मिल रही हैं, उसको फैसिलिटीज़ अलग मिल रही हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ आपने पिछले जन्म में क्या करके रखा है, उन कर्मों का फल आपको इस जन्म में भोगना होता है। उसे हम कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के अनुसार ही व्यक्ति को सुख और दुख मिलते हैं, और वो उसको भोगने पड़ते हैं। उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ, ज्योतिषीय सहायता से उन फलों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज कर सकते हैं, बट इसको हम वैनिश या ख़त्म नहीं कर सकते। अब तक आप कितने लोगों से मिले होंगे? कांड से मतलब अनगिनत लोगों से मिले होंगे। भूतों से मिले हो आप? हाँ, एक बार मिला हूँ। कैसे? कुछ था ऐसा कि मेरी माता जी हॉस्पिटलाइज थी, और अनफॉर्चुनेटली उनको मुझे हैलेट में हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। तो ये बात आज से करीबन 20-25 साल पुरानी है, 25 साल पुरानी है ऑलमोस्ट। तो मैं रात में निकला था कुछ प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ लेने के लिए, कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए। तो स्कूटर से मैं निकला था, और रास्ते में मतलब जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही डिट्टो, कि मेरी गाड़ी की लाइट बंद हुई, फिर स्ट्रीट लाइट बंद हुई, एक के बाद एक बंद होती चली जा रही है। आपको डर नहीं लगा उस समय? नहीं, उस टाइम डर नहीं लगा, मैं बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैं निकला तो मुझे लगा कि यार कुछ तो अलग था, कुछ तो था यहाँ पे खतरनाक। फिर सामान वामान लेके जब वापस आया तो सोचा मैं वापस उस रास्ते से नहीं जाऊँगा। लेकिन लौट के आ रहे तो कुछ कैलकुलेशन करते, कुछ सोचते चले आए, और फिर वापस गाड़ी मेरी उसी रोड पे आ गई। और जैसे ही मैंने उस एरिया में एंटर करा, अगेन स्कूटर की लाइट बंद, फिर स्ट्रीट लाइट बंद, एक बंद, फिर दूसरी बंद, फिर तीसरी बंद। फिर मैं गाड़ी मोड़ रहा हूँ, मोड़ नहीं रही है। बड़ी मुश्किल से गाड़ी मोड़ी, मैं थोड़ा आगे बढ़ा, स्ट्रीट लाइट बंद होती चली जा रही हैं, और आगे मुझे दिखा कि 3 बंदे खड़े हैं अंधेरे में, मोर्चरी और हॉस्पिटल के बीच में, रोड के साइड में, आधी रोड कवर कर रखी है। तो मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है जूनियर डॉक्टर्स वगैरह आए हों, खड़े हों, सिगरेट विगरेट स्मोकिंग करने के लिए आए होंगे। बट जैसे ही मैंने थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि उनके हाथ में कुछ जल वल तो नहीं रहा है, सिगरेट तो नहीं पी रहा है, तो कुछ और ही है। थोड़ा सा अंदर से डर लगा कि लगता है भूत है। फिर दिमाग में आया कि अब क्या करें। हम तब तक उनके और पास पहुंच गए। बोलने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, जब आप स्कूटर चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो थोड़ा टाइम कम लगता है। थोड़ा और उनके पास पहुंचा, फिर दिमाग में आएगी मैंने गले में रुद्राक्ष पहना हुआ है, भगवान शिव की कृपा है। फिर मन में आया कि नहीं, जिनके तुम गढ़ हो हम भी उन्हीं के गण हैं, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस लेवल हाई,
और मैं उनके बगल से आराम से निकल के चला गया। ये बस एक इवेंट हुआ मेरे साथ जब मुझे भूतों से डायरेक्टली मेल मिलाप हुआ, बाकी भूतों से तो मुलाकात दोबारा नहीं कभी मिलाप नहीं हुआ उन नहीं, लोगों कभी से? नहीं हुआ। भूत भूत हमें लगता है हमें खुद देख के भाग जाते हैं। ये जब आप भगवान की शरण में बने रहते हो, आप उनकी पूजा पाठ करते रहते हो, आपका जो ऑरा स्ट्रांग होता है, तो भूत आपके आसपास छू भी नहीं पाते, दिखते भी नहीं। फिर ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए बस। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, क्या सच है? हाँ बिल्कुल, जब बच्चा पैदा होता है और पैदा होते ही आप जाते हैं पंडित जी के पास कि पंडित जी हमारा बच्चा पैदा हुआ है, देख लीजिए ज़रा। तो एक सर्टेन टाइम होता है कि उतने दिनों के बाद उसका बर्थ चार्ट दिखाया जाता है। देखने के बाद उसी से पता चल जाता है कि ये बच्चा भविष्य में कैसा निकलेगा, क्या करेगा। तो डेफिनेटली पुत के पाँव पालने में दिखे जाते हैं। किसी का काम अगर नहीं बन रहा है तो क्या उपाय है कि वो करे, उसे काम हो जाए? किस टाइप के काम? फाइनेंस को लेके, बिजनेस को लेके। देखिए, हर काम के लिए एक अलग विधान है, हर चीज़ के लिए एक अलग तरीका है। किस चीज़ में रुकावट आ रही है उसके लिए उसका अलग समाधान है। बट इन जनरल आप ये मान के चलो कि लोगों को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अगर नज़र का उपाय कर लिया जाए तो अकस्मात आई हुई समस्याओं का तत्काल समाधान मिल जाता है। लेकिन फिर भी वो एकमात्र समाधान नहीं है। समस्याएं जो आ रही हैं उसके अनुरूप ही उसका समाधान होना चाहिए। सपोज दैट अगर आपको फाइनेंस की दिक्कत आ रही है तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा करना शुरू करिए, कनकधारा स्त्रोत का पाठ करना शुरू करिए। अगर आपको कुछ पेट से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं तो फिर वो बर्थ चार्ट पे देखने पे पता चलेगा कि आपका मंगल खराब है या जुपिटर गड़बड़ कर रहा है। पैरों में समस्याएं आ रही है तो फिर शनिदेव की पूजा आपके लिए सूटेबल होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है, घर में बहुत ज़्यादा गैजेट्स ख़राब हो रहे हैं, तो फिर राहु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंखों में प्रॉब्लम है, हार्ट में अगर दिक्कत है तो फिर सन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो फिर चार्ट देख के पता चलेगा। आपकी प्रॉब्लम के लिए स्पेसिफाइड उस ग्रह का उपाय होना चाहिए। बट इन जनरल आपको अगर कोई किसी को व्यक्ति को समस्या कुछ लगे, एकदम से सब ठीक चल रहा था, एकदम से कुछ बिगड़ गया, तो सबसे पहले आप अपनी नज़र उतरवा लो। पंडित जी, कहते हैं हम लोग हाथों में अगर स्टोन पहन रहे हैं, गले में स्टोन पहन रहे हैं, उसमें भी कोई साइंस है? बिल्कुल, एक साइंस है, ये ऑप्टिमिस्ट्री है, ऑप्टिकल साइंस है। अगर आप अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को देखें तो उसके एजेस पतले होते हैं और बीच में मोटा होता है। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उसमें भी यही है कि एजेस पतले और बीच में मोटा होता है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह पे फोकस करो तो जो हर तरफ से लाइट आ रही है वो एक जगह एक पॉइंट पे फोकस करती है, बीम बनाती है, और वो फोकस इतना स्ट्रांग होता है कि पेपर में माचिस में आग भी लग जाती है। सिमिलरली जो स्टोन्स होते हैं इनकी भी शेप कॉन्वेक्स में ही होते हैं, एजेस पतली होते हैं, बीच में मोटा होता है, और ये उस पर्टिकुलर प्लैनेट जिसके लिए वो स्टोन पहनाया गया है उस कलर को ही रिलेट करते हैं। तो जहाँ कहीं से भी जो भी लाइट आ रही है उस लाइट को उस प्लैनेट के कलर की लाइट में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी के अंदर फोकस कराते हैं, ताकि वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू पेनिट्रेट होकर लाइट अंदर आ जाए और ब्लड वेसल्स के थ्रू आपके बॉडी के चक्रों तक पहुँचे। आपकी बॉडी में मतलब जो 7 चक्र हैं यहाँ तक पहुँचे लाइट, और फिर उसके हिसाब से उन चक्रों की जो फंक्शनिंग है वो स्टिमुलेट हो, ठीक हो जाए, और मतलब प्रॉपर वर्किंग वो करने लगे। उसका रिजल्ट क्या होता है? जो चक्र होते हैं वो ग्लैंड से जुड़े होते हैं। ग्लैंड्स मतलब थायराइड, सलाइवा, पेट्यूटरी और बहुत सारे हैं। तो ये ग्लैंड्स का जो फंक्शनिंग है वो अच्छी हो जाती है तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छी हो जाती है, हमारा जो थिंकिंग प्रोसीजर है वो अच्छा हो जाता है। इसका डिफरेंस हमारी एक्टिविटीज़ पे आता है और अल्टीमेटली रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। पंडित जी, सोना और चांदी क्यों पहनना चाहिए? सोना दे सुरक्षित तन, चांदी दे तेज दिमाग। च्यवनप्राश। च्यवनप्राश वो जो बोला है वो हमारी चरक संहिता का ही एक निष्कर्ष है। सोना हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को तेज करता है। चांदी बेसिकली चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मतलब आपका मन, आपका मस्तिष्क। चंद्रमा मतलब जल तत्व। दिमाग में 70% पानी है। तो जब आप चांदी पहनते हैं तो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, और जो सोना है वो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए सोना और चांदी पहनने से हमको फ़ायदा मिलता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि उसको सोना कम पहनना चाहिए कि उसको ज़्यादा पहनना चाहिए। तो जिसकी जैसी प्रवृत्ति हो, जैसा शरीर की डिमांड हो, उसके हिसाब से उसको सोना चांदी पहनना चाहिए। मतलब अगर आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है फिर आप सोना कम पहनो, फिर आप चांदी ज़्यादा पहनो। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग के आदमी हो, एनर्जी लेवल कम लगता है, तो फिर आप सोना पहनो।
जैसे क्वेश्चन ज़्यादातर आता है कि दान देना अच्छा होता है कि दान लेना अच्छा होता है? मेरा मानना है कि दान देना ही अच्छा होता है, लेना नहीं अच्छा होता। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है। हालांकि कुछ ज्योतिषियों का ये मानना है कि आपका जो ग्रह अच्छा है आप उसका दान ले सकते हो, उसको दान लेने से आपको उस ग्रह के रिजल्ट और अच्छे मिलते हैं। कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि दान लेने से जो ग्रह आपका अच्छा है उसका पावर बढ़ जाता है, और जिस ग्रह की पावर को कम करना है उसका दान दे देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि दान एक प्रकार से कर्ज होता है। दान हमेशा अपने से छोटे को देना चाहिए। सहायतार्थ ग्रहों के अनुसार जब दान करें तो फिर आप अपने से छोटे को दान करें। और इसमें भी स्पेसिफाइड है अलग अलग कि सूर्य ग्रह का दान किसको करना है, चंद्रमा का किसको करना है, सब अलग अलग क्लासिफाइड है। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, बुधवार यानी कि वेडनेसडे, उसका जो वो है मालिकाना हक, या कहें तो बुध ग्रह का जो दान होता है वो बेसिकली ट्रांसजेंडर्स को किया जाता है। ट्रांसजेंडर। हाँ, नपुंसक ग्रह माना जाता है बुध को, तो इसीलिए उससे जो रिलेट करते हैं ट्रांसजेंडर, उनको बुध का दान किया जाता है। बृहस्पति का दान ब्राह्मण को किया जाता है। शुक्र का दान या तो किसी सुंदर स्त्री को, सुंदर कन्या को, या फिर किसी ऐसे ब्राह्मण को जिसकी एक आंख गड़बड़ हो। एक आंख का बड़ा। शनि का दान लेबर को किया जाता है। और क्या आज भी कानपुर के खीरेश्वर मंदिर में अश्वत्थामा आते हैं? हाँ, ऐसा मानना है। शाम को जब मंदिर के पट बंद किए जाते हैं तो भगवान का बिल्कुल शिवलिंग को स्नान करा के, अभिषेक करके, साफ सुथरा करके, और तब पट बंद किए जाते हैं। जब सुबह पट खोले जाते हैं तो अक्षत, पुष्प और बेलपत्र चढ़ा मिलता है, और यही माना जाता है कि रात में अश्वत्थामा आके यहाँ पूजा करते हैं। और मंदिर के गेट के बाहर कोई रुकता नहीं है, फिर आज भी नहीं रुकता है। तो ये माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी आता है। क्या हिप्नोटाइज करके किसी से कुछ भी करवा सकते हैं? हाँ, करवा सकते हैं। मुझे नहीं आता, लेकिन एक इवेंट मुझे पता है जिसमें ऐसा हुआ था। मेरे एक रिलेटिव थे, तो वो एयरफोर्स में जॉब करते थे, और एक दिन कानपुर सेंट्रल स्टेशन से बाहर निकले और सोचा कि पान खा लें। कानपुर का आदमी वैसे पान का शौकीन होता है, तो पान खा लें और फिर चलते हैं घर। पान खाने के लिए पान की दुकान पर पहुँचे, पान वाले को पान बोला, और तब तक सामने से एक बंदा आया। उसने कहा, और भैया क्या हाल चाल? तो फौज का आदमी थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, हाँ बोले बढ़िया है। कौन? बोले पहचाना नहीं क्या? उस व्यक्ति ने पूछा, पहचाना नहीं क्या? तो इन्होंने कहा कि नहीं पहचाना। बोले अच्छा, देखो ज़रा शक्ल देखो, हमारी आंखें देखो ठीक से। तो जैसे उसने आँखों में आंखें डाल के देखा, वो हिप्नोटाइज हो गया। बोला पहचान लिया? बोला हाँ पहचान लिया। बोला कहाँ से आ रहे हो? बोले, तो उन्होंने जवाब दिया कि ड्यूटी से आ रहे हैं, छुट्टी पे आए हैं। बोले अच्छा, चेन बड़ी मोटी पहनी है तुमने, देखे जरा उधर के दिखाओ। उस व्यक्ति ने चेन उधरवा ली, ले ली। बोला अंगूठी भी बड़ी अच्छी पहनी है, बड़ी हैवी अंगूठी, दिखाओ जरा देखें। अंगूठी भी उतरवा ली। बोला पैसे कुछ डाले हो क्या? दिखाओ जरा कितने पैसे डाले हो, पर्स दिखाओ अपनी। तो पर्स दिखा दी, जितने पैसे थे उससे शायद 20-30 रुपये किराए के छोड़ के बाकी सारे पैसे निकलवा लिए। और बोला घर में सब ठीक ठाक? बोला हाँ ठीक ठाक। बोला ठीक है, अच्छा हम चल रहे हैं और फिर मिलेंगे तुमसे, ठीक है। इतना कह के वो आदमी सामान लेके, पैसे लेके चला गया, और ये उसको खड़े खड़े देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। जब तक वो इनकी नज़र में था तब तक ये उसको देखते रहे। जैसे ही वो उसकी नज़रों से हटा तो पान वाले से पूछा, ये आदमी कौन था? पान वाला कह रहा हमें क्या मालूम, मेरे को तुम्हारा कोई मिलने वाला होगा। तो बोले नहीं, मेरा कोई मिलने वाला नहीं है। ये केस कब का होगा? ये आज से 25-30 साल पुराना केस है। 25-30 साल हाँ, पुराना? हाँ। और उसमें मतलब इस बात के बाद वो उस व्यक्ति का मेंटल हेल्थ बड़ा डिस्टर्ब हो गई। वो मतलब 6 महीने तक कहीं गया नहीं, घर में ही रहा अपना, है ना, डिप्रेशन में आ गया वो कि मेरे साथ हुआ क्या। तो हिप्नोटिज्म से होता है, लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं। और कई बार आप देखोगे कि घरों पे आते हैं वो लोग जेवर साफ़ करने के लिए,
बताते हैं कि हम आपका जेवर बिल्कुल चकाचक साफ़ कर देंगे, और आते हैं और जेवर साफ़ करने के बहाने पूरा जेवर साफ़ करके ले जाते हैं। ले जाते हैं। तो वो भी कुछ हिप्नोटिज़्म करना जानते हैं। तो हिप्नोटिज़्म एक ऐसी ये कला है, लोग जानते हैं, बट इसका मिसयूज़ है, ये नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। आप आँखों की शक्ति से किसी को सम्मोहित तो कर लेते हो, बट आप पाप कर रहे हो फिर। तो पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। मुझे लगा कि बहुत सारी मुझे नई चीज़ें समझ में आई, और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, उनकी लाइफ में न्यू प्रोग्रेस होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, प्रभु चाहेंगे तो सबको उन्नति मिलेगी। बाकी अगर कोई विशेष जानकारी चाहिए हो तो उसके लिए आप एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा, मैं आपको फिर हेल्प करता हूँ। बिल्कुल पंडित जी। ठीक है।